तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोल वंश से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? विजयालय को। अच्छा, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी अगर पूछ दे तो चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। तंजौर का बहुत सारा नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैंने पिछले वीडियो पे 150 लाइक्स का टारगेट रखा था, लेकिन आप लोगों ने पूरा नहीं किया है। तो आई होप आप लोग इस वीडियो पे 150 लाइक जरूर कर दोगे, आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बस कम से कम एक व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पे आप शेयर करोगे, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और यही हमें मोटिवेट करता है, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग बनाते रहें। आपसे जैसे कि मैं वादा कर चुका हूँ कि आपके एग्जाम्स तक मैं आपके साथ हूँ, और एग्जाम तक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लाऊंगा। और मैं यहाँ से बोलता हूँ कि 80% गारंटी देता हूँ मैं यहाँ से कि 100% क्वेश्चन कॉमन पड़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, बाकी सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से छूटे नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैव धर्म। और चोल वंश का संस्थापक विजयालय को माना जाता है, राजधानी तंजौर है। आगे बढ़ेंगे फटाफट। दूसरा क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक गोपाल एक डैश मतानुयायी था। तो कौन से धर्म का मतानुयायी था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म का मतानुयायी था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, पाल वंश की बात कर ले तो पाल वंश किस चीज का पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था गोपाल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है, और इसकी स्थापना 750 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलो अगर राजधानी पूछ ले तो राजधानी है मुंगेर। ठीक है, राजधानी मुंगेर माना जाता है। चलो, धर्मपाल की अगर बात कर ले, पाल वंश में एक है धर्मपाल। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, धर्मपाल जो है यह पाल वंश का एक महान शासक था। ठीक है, क्योंकि पाल वंश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और धर्मपाल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 3 कथन दिया गया है, कथन कौन सा सही है आपको बताना है। चलो एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला कथन लेंगे, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। बहुत बहुत सही है, एकदम सही है। इन्होंने 15वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया इन्हें, तो ये भी सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 15वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? मीरा कुमार को चुना गया। अगर 14वीं पूछ दे तो एग्जाम में किसको याद है? 14वीं अगर पूछ दिया जाए तो 14वीं के सोमनाथ चटर्जी थे अध्यक्ष, सोमनाथ चटर्जी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, जून 2010 से जून 2015 तक सेवा की इन्होंने, लेकिन ये पॉइंट गलत है। इन्होंने 2009 से 2014 तक सेवा की थी। ठीक है, 5 साल की। तो ये सिर्फ ऑप्शन ये जो है 3 जो है गलत हो जाएगा। यानी कौन कौन सा सही है? 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर था समकालीन राजा। ठीक है, चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करके। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, और अकबर का जो शासन काल था वो 1556 से लेके 1605 तक थी। तो इसी के बीच जो समकालीन थे वो कौन थे? अकबर थे। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल जानते हैं, बहुत सारा वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो उसके बारे में डिटेल हम लोग जानते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे लोकसभा की। ठीक है, तो लोकसभा का गठन का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल से आता है? तो आर्टिकल 81। जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, सरल से संसद का 79 पे आता है, राज्यसभा का गठन 80 पे आता है, और लोकसभा का गठन 81 से आता है। तो लोकसभा का गठन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 81 में दिया गया। ठीक है, चलो, अध्यक्ष जो है वो आर्टिकल 93 की लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, वो कहाँ वर्णन किया गया? तो आर्टिकल 93 में वर्णन किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कम लोगों को पता है, ये आपको
याद करना है, ठीक है। और ये बोला गया है कि आर्टिकल 93 में कि लोकसभा सदस्य में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, ठीक है। तो ये बात कहाँ कहा गया है, आर्टिकल 93 में क्या कहा गया है कि लोकसभा के जो सदस्य है उसी में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष चुना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लोकसभा मेंबर बनने की न्यूनतम एज कितनी है, तो न्यूनतम एज है 25 ईयर, सभी को पता है। राज्यसभा की 30 होती है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। कार्यकाल 5 साल का होता है, ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत बार बताया गया है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, और मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 75 के भाग 3 में लिखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये कौन सा आर्टिकल में वर्णित किया गया है, तो 75 के 3 में। क्लियर है, एक क्वेश्चन से इतना पॉइंट आपको बनता है। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन 4 देख चुके हैं, क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, यानी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉरेंस जो है ये जुड़े हुए चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट देखेंगे हम लोग। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो यहाँ से तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इन्हीं के समय में सबसे पहले 1833 का चार्टर एक्ट बनाया गया था, ठीक है। और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। 1833 का चार्टर एक्ट बना गया और ये क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग भी बहुत ही फेमस चीज़ है। और किस लिए फेमस है लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, 1857 की क्रांति, ठीक है। लॉर्ड मेयो, यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहली जनगणना जो भारत में हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई थी। लेकिन नियमित अगर पूछ दे, नियमित जनगणना, ध्यान देना, नियमित जनगणना जो होती है वो सबसे पहले भारत में कब स्टार्ट हुआ, 1881 में स्टार्ट हुआ। और उस समय किसका शासनकाल चल रहा था, लॉर्ड रिपन का शासनकाल चल रहा था। ये सब मैं बहुत बार बता चुका हूँ और काफ़ी डिटेल में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पसंद आता है ना तो कंजूसी नहीं करना, बस आप क्या करना, लाइक करना है, 1 सेकंड लगेगा हाथ बढ़ा के आपको लाइक कर देना है। लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही मुझे खुशी होगी। टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो लिंक, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से इतने पॉइंट आपको फैक्ट जो है याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, 2 कथन दिया गया है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलो, गदर पत्र का प्रथम अंक अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ, यह गलत है, ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। गदर पत्र का जो किस में प्रकाशित था, उर्दू में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 1913। ये डेट आपको याद रखना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट दिया, तो ये पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट क्या दिया, 9 नवंबर 1913 से गुरुमुखी में भी छपने लगा, ये गलत है। ये 9 नवंबर नहीं, 9 दिसंबर होगा। 9 दिसंबर 1913 में या गुरुमुखी भाषा में या छपने लगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट गलत है, यानी कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत में दीवाने मुस्तखराज एक विभाग की स्थापना किसने की। उर्दू के काफी अच्छे लफ्ज होते हैं। मुस्तखराज एक विभाग की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। देखो, एक एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है और मैं आपको गारंटी दे चुका हूं कि यहाँ से कम 80 से 90 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। वो क्वेश्चन आपके कॉमन पड़ेंगे अगर आपने शुरू से लेकर मेंस का अभी तक का सारा वीडियो देखा है, पीडीएफ पढ़ा है, तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और पीडीएफ देखने के पहले आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, क्योंकि वीडियो प्लस पीडीएफ तब आपको मिलेगा सक्सेस 100%, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। सिर्फ वीडियो देख के आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ पीडीएफ पढ़ के आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पीडीएफ में आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं रहती, एक क्वेश्चन का एक आंसर आता है। सपोज करो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी है, तो सिर्फ यही टिक रहेगा। लेकिन वीडियो में आपको क्या हो जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, हर एक जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों पढ़ना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलो, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का रियासत कैसा था, मस्त था। मस्त यानी मुस्तखराज था, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया।
शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमद उल्ला। ठीक है, इन्होंने जिहाद का प्रचार किया था। कहाँ से थे ये? तमिलनाडु के थे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप ये टिक कर देना कि ये मौलवी अहमद उल्ला कौन थे, जिहाद का प्रचार करने वाले थे और वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। ठीक है, और जैसे कि 10 बजे का वीडियो मैंने स्टार्ट करने वाला था, तो कुछ दिन और रुक जाइए, 1 या 2 दिन आप थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि उसमें कुछ काम बाकी है, वो चल रहा है। क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें जो कि आपके एग्जाम में 100% गारंटी कॉमन क्वेश्चन पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लो, लेकिन जब आप वो वीडियो देखोगे तब आपको पता चलेगा लेवल। और 10 बजे का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 1-2 दिन वेट कर लो, फिर आपके लिए वीडियो आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन? बेसिन की संधि किस किस के बीच हुई थी? शानदार क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन और बच्चों को याद हो गई, इतना बार ये क्वेश्चन हो चुका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। ठीक है, डेट कौन बता सकता है? देखो डेट याद रखना है, 31 दिसंबर 1802। ये ईयर आपको सभी को याद होगा, ये 31 दिसंबर आपको याद नहीं है और एग्जाम में ये आजकल डेट के साथ पूछ रहा है, तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या के विषय में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11वां शिलालेख। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो जो सही है आपको वो बताना है, और ये ए का 1 2 3 किसमें से मैच करके आपको बताना है। पढ़ो अच्छे से और इसका आंसर नीचे कमेंट करना है आपको। चलो एक एक पॉइंट देखेंगे। लक्ष्मीबाई, ठीक है, तो लक्ष्मीबाई जो यहाँ पे कौन सा हो सकता है? युद्ध में मारी गई, क्योंकि ये लेडीज है तो यहाँ पे दिया हुआ है मारी गई। ठीक है, ऐसे भी आप समझ जाएंगे अगर आपको नहीं पता होगा तो। युद्ध में मारी गई यानी ए का हो जाएगा 4। ठीक है, तात्या टोपे की बात कर ले तो तात्या टोपे क्या था? तात्या टोपे गिरफ्तार हुए थे और फांसी पर लटकाए गए थे। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 3। और नाना साहब की बात करें तो नाना साहब क्या था? नेपाल पलायित थे, नेपाल चले गए थे, तो ये हो जाएगा 2। और 4 डी का क्या हो जाएगा? 1, डी का 1। तो ऑप्शन में कर लो A4 B3 C2, A4 B3 C2 D1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। बखर है, बखर क्या है आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन को बखर कहा जाता है। कुछ लोग मैं देख रहा था नीचे कमेंट करते हैं कि सिर्फ 30 क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं ये 30 क्वेश्चंस नहीं है। 30 क्वेश्चन और जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, शायद आप नोट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आप मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बताता हूं ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है ये आपको मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन तो है, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट बता के 100 MCQ बनते हैं। कभी आप वीडियो को पॉज करके गारंटी के साथ इसको एक एक क्वेश्चन को जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं ना उसको नोट करना और पेन और पेपर लेकर लिखना ईमानदारी से, अगर आपको बिहार असाइनमेंट्स क्लियर करना है तो। तब आपको पता चले कि कितने क्वेश्चंस है। 30 क्वेश्चन देखने को है, 100 MCQ से प्लस है। ठीक है, तो क्वेश्चन की चिंता ना करना है आपको, क्वेश्चन के लेवल का चिंता नहीं करना है आपको, बस वीडियो देखना है, तैयारी करना है और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं दिल से ईमानदारी से बिना किसी बेईमानी के आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा था सुल्तानगढ़ी। ठीक है, अब इसका निर्माण पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इसका निर्माण किसने कराया था? निर्माण इल्तुतमिश ने किया था, करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था। डेट भी बता दूं, डेट 1231 में कराया था। कहाँ है ये सुल्तानगढ़ी किला? कहाँ है ये? है आपका मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4 क्वेश्चन बन गए। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद का। 1 क्वेश्चन। निर्माण किसने कराया? 2 क्वेश्चन। कब हुआ? 3 क्वेश्चन। कहाँ है? 4 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखोगे तो 30 में अगर 4 कर ले या 3 कर ले तो 90+ क्वेश्चन हो जाते हैं, 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है? जो गलत है वो आपको बताना है। एक एक पॉइंट देखेंगे। उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसके बारे में बात करी जा रही है? गयासुद्दीन बलबन।
तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है गयासुद्दीन बलबन के बारे में। इसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये क्वेश्चन जो है गलत है। इक्तदारी व्यवस्था जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो मोहम्मद गोरी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसके द्वारा मोहम्मद गोरी के द्वारा स्टार्ट किया, लेकिन कहीं भी आपको बुक में मोहम्मद गोरी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट गलत हो गया। तीसरा पॉइंट है उसने तुर्काने चगलगानी का प्रभाव समाप्त किया, या सही है। और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो सबसे पहले हुआ उसको 1 नंबर देना है, जो सबसे लास्ट में उसको 4 नंबर देना है। और किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को देना है। चलो हम लोग देख लेते हैं, एक एक डेट देखेंगे हम लोग। दोआब में कर वृद्धि, तो दोआब किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन बनता था कि दोआब क्या होता है। तो दो नदियों के बीच के जो स्थल होते हैं, उपजाऊ स्थल होते हैं, उसे दोआब कहा जाता है। तो दोआब में कर वृद्धि ये कब हुई थी? 1325 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये कब हुआ था? 1329 में हुआ था। और राजधानी परिवर्तन इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था 1326 में। ठीक है। और खुरासान अभियान चलाया था इसने 1330 ईस्वी में। अब इसको हम लोग सजा सकते हैं। सबसे पहले 1326 मतलब 1 आएगा, फिर आएगा 1325, फिर आएगा 2 3 1326, फिर 1329 यानी 2, और लास्ट में 4। 1 3 2 4, 1 3 2 4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? डेट आपको नोट करना है और ये सारी योजनाओं का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 से 1908 तक चला था, उसके प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बिहार असाइनमेंट्स में देखने को मिलेगा, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन इसका सबसे पहले तात्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कारशापण कहा जाता था, कारशापण। ठीक है। अब बात यहाँ पे पण की आ गई, किसकी? पण की आ गई। और यह सिक्का की बात हो रही है। तो पण मुद्रा कौन से साम्राज्य से रिलेटेड है, कौन बताएगा? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पण जो है मौर्य साम्राज्य की मुद्रा है। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पण कहलाती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह के विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। और एक क्वेश्चन बनता है कि गुरुओं का सिखों के 6ठे गुरु, 6th गुरु कौन है? तो है गुरु हरगोविंद सिंह। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 13वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था, प्रदान किया गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भाषाई आधार पे आप सभी को पता होगा, बहुत बार बताया मैंने, भाषाई आधार पे सबसे पहला राज्य कौन सा था भारत का? नीचे आपको कमेंट करना है। साथ ही साथ उसको राज्य का दर्जा कब मिला, उसका डेट आपको नीचे कमेंट करना है। 2 चीज आपको कमेंट करना है, भाषाई आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य, भारतीय राज्य, और कब बनाया गया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले 12वां, तो जो 12वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1962 में हुआ था, 1962 में हुआ था। ठीक है। चलो, और ये 13वां संविधान कब हुआ था? ये भी 1962 में हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ? नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 55वां जब संविधान संशोधन हुआ था, आपको याद रखना है कि इसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। नोट करो एक एक पॉइंट। और 36वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें सिक्किम को, किसको? सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन कि नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ कब? 13वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। और यहाँ से एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए।
कौन सा राज्य कब बना था आपको बताना है। चलो पॉइंट देखेंगे। आंध्र प्रदेश यह कब बना था 1953 में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 1971, डेट नोट कर लो। और हरियाणा यह बना था 1966 में, और सिक्किम बना था 1975 में। अब इसको हम लोग सजाएंगे। सबसे पहले 53 यानी आंध्र प्रदेश, फिर 53 के बाद आता है 66 यानी 3, फिर आता है 71 यानी 2, फिर आता है 4, 1 3 2 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये डेट जो है ईयर आपको नोट करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी का। चलिए फटाफट आपको आंसर कमेंट करना है। लास्ट में क्विज का भी क्वेश्चन है, तो क्विज का भी क्वेश्चन आपको आंसर नीचे कमेंट करके डिटेल में बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 326 ये बताता है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो क्या था क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया करता है, तो 326। अब देखो यही से क्वेश्चन बनता है कि जो मतदान करने का उम्र था पहले 21 वर्ष था, कितना था 21 ईयर्स था, लेकिन बाद में उसमें संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1989 में हुआ था ये संविधान संशोधन, जिसके तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। बहुत बार बताया हूँ मैं, और वो संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे। देखो हर बार आर्टिकल पूछता है, लेकिन आजकल एग्जाम में भाग भी पूछने लगा है, जो कि बहुत रेयर लोगों को याद होता है। तो भाग भी याद रखना है, वीडियो के साथ बने रहोगे रोज तो आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो है भाग 16 उससे संबंधित है, ठीक है। चलो अब एक एक पॉइंट देखेंगे हम लोग, जो कि आपके एग्जाम में डिटेल पूछता है। प्रशासनिक अधिकरण से अगर पूछ दे कौन सा भाग रिलेटेड है, तो 14 का क, ठीक है। चलो अखिल भारतीय सेवाओं से अगर पूछ दे तो भाग 15 में ये संबंधित है। और वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन जो है, इसका आर्टिकल जो है, आर्टिकल पूछ दे तो आर्टिकल 280 होगा, और भाग पूछ दे तो भाग 12 हो जाएगा। तो ये आर्टिकल और भाग दोनों आपको याद रखना है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है अप्रत्यक्ष कर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माल और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है। ये क्या है अप्रत्यक्ष कर है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताओ कि जीएसटी हमारे देश में कौन से ईयर को लागू हुआ, ठीक है, कर कितना लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। तो जीएसटी कब लागू हुआ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्य को डैश की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और जब भी ये क्वेश्चन आता है तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, तो जरूर देखना। और जो लोग रोजाना मेरे व्यूअर्स हैं, रोजाना वीडियोस देखते हैं, आपको यहाँ का आंसर पता भी होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इस सिफारिश में फंडामेंटल ड्यूटी जो कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। और इसका जो भाग 4 में कहाँ रखा गया, भाग 4 के कॉम में संशोधन करके रखा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं, लेकिन हम लोग बहुत पहले भी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगला आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड का लेखक कौन है। टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन है। ट्वेंटी 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है। ज़्यादा डिटेल देने पे भी कुछ लोग बोर हो जाते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। 2 कथन दिया गया है, एक एक पॉइंट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट देखेंगे। गुग्गा नृत्य हरियाणा में प्रचलित एक पारंपरिक नृत्य है, सही है। कुर्ग या कोडागू को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कुर्ग या कोडागू को, ठीक है। तो ये पॉइंट भी सही है, तो दोनों सही है, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी 1 और 2।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ओजोन परत किस में निहित है? ओजोन लेयर से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। ओजोन परत किस में निहित है? समताप मंडल में निहित है। ओजोन परत जो अगर पूछ लिया जाए इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 32 से 60 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। इसकी मोटाई किस में मापी जाती है? तो डबसन में मापी जाती है। किस में? डबसन में मापी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है साइंस में। ठीक है, तो ओजोन परत की, ओजोन लेयर की मोटाई है 32 से 60 किलोमीटर और इसकी मोटाई को डबसन यूनिट में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28। ताप्ती नदी का उद्गम और अनंत बताना है आपको, अंत आपको बताना है, कहाँ से निकलती है और कहाँ अंत होती है। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैतूल से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक नाम सूचक था। किसका सूचक था? रत्नाकर किसे कहा जाता था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, हिंद महासागर। ठीक है, उसे रत्नाकर के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत में मिलते हैं। ठीक है, तो ये था आज का एमसीक्यू। टोटल 30 एमसीक्यू प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट मिला के आपके यहाँ पे 100 एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे ध्यान देना आपको, और जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ प्लीज़ उसको पेन और पेपर से नोट करना, नहीं तो ये 30 मिनट का वीडियो, 25 मिनट का वीडियो देखने से आपको कोई फायदा नहीं है। वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके PDF जरूर लेना, ताकि आपको याद करने का, रिविजन करने का मौका मिलेगा। कल जो मैंने क्विज का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्न में से किस ऋण पत्र की वापसी की कोई निश्चित समय नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अशोधनीय ऋण पत्र, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी ने जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत वेरी वेरी वेल डन, बहुत आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल कि कोई भी आंसर नहीं दे रहा है क्विज का। कोई बात नहीं, एग्जाम में आप खुद समझोगे, अपनी जिम्मेदारी आप खुद ही समझ सकते हो। आप लोग इतना टैलेंटेड हो, समझदार हो कि आपको कोई भी सुझाव की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज के क्विज का क्वेश्चन आप लोग को आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित कोशिका का प्रधान संरचनात्मक तत्व है? ये क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है ताकि कोई कमेंट करे एटलीस्ट। कोशिका का प्रधान संरचनात्मक तत्व कौन सा है ये आपको बताना है, और इसके बारे में कुछ डिटेल भी आपको बताना है। इसका एमसीक्यू का आंसर देने के साथ साथ आपको बताना है ये जो पादप कोशिका, ठीक है, और जीव कोशिका या फिर एनिमल कोशिका, जंतु कोशिका में डिफरेंस क्या है, ये 2 पॉइंट आपको बताना है। पहला तो इसका आंसर, दूसरा पादप और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है। चलिए, तो ये था आज का वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके दिल खोकर लाइक कर दो, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, हमें मोटिवेट करो, ताकि आपके लिए ऐसे वीडियोस हम लोग रेगुलर आते रहें। कमेंट करना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप PDF ज्वाइन कर सकते हो, PDF ले सकते हो। ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करोगे और कोई ऑप्शन आता है तो उस पर ऑल टिक कर देना, तो अब आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।